हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड का भूगोल जो है उसका पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज मैं आप सभी लोगों को करवाऊंगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर आप सुने होंगे कि सभी लोग कहते हैं आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़िए, और हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस भी इस बार बदल गया है 2020 से। वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर चल रहा है। तो आज मैं आप सभी लोगों को चलिए पाठ 2 का अभ्यास कराता हूँ। एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, आप बुक उठाकर देख लीजिएगा और इनको अब एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने होते हैं बहुत स्पेशल, बहुत ही ठोस प्रश्न होते हैं। अधिकतर इन्हीं प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में। तो पहला प्रश्न है आपका अभ्यास पाठ पुस्तक से, बहुविकल्पी है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि क्या है, सर्वाधिक है। ये कह रहा है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, न कि ये पूछा है किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पर वृद्धि लगाकर प्रश्न के व्यवहार को बदल दिया है। तो इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी जो है बहुत ही चतुराई से अपने प्रश्न को पूछता है। अक्सर लोग उसके प्रश्न गलती कर बैठते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अफ्रीका इज द राइट आंसर इसका होगा, यानी अफ्रीका का जो विकल्प है वह सही है। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर है खा वाला। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है ये विरल जनसंख्या वाला नहीं है, जबकि भूमध्य रेखीय प्रदेश घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसीलिए इसका उत्तर जो पूछा है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है तीसरा। यहाँ पर बाय मिस्टेक 2 लिख गया है, लेकिन ये 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो देखिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं ये आपके प्रतिकर्ष कारक नहीं हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा। इसमें पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। ये कह रहा है कि आप इन तथ्यों को पढ़िए चारों को और उसमें बताइए कौन सही नहीं है। तो जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, यही सही नहीं है। आपके बहुविकल्पी के प्रश्न में आपको करा दिया। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें लघु से लेकर आपके विस्तृत उत्तरी तक प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उत्तर मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो देखिए प्रश्न 2 है आपका, 30 शब्दों में इनके उत्तर को देना है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का क्या करिए, उल्लेख करिए। तो ये आपसे पूछा है भौगोलिक कारक, न कि आपसे पूछा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, न ही आपसे पूछा है आर्थिक कारक। सिर्फ आपको भौगोलिक कारकों के केवल तीन कारक, भौगोलिक कारकों के 3 कारक ही आपको लिखना है। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद आपको समझ में आएगा हमें उत्तर क्या लिखना है। तो देखिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में पहला क्या है? भू आकृति, दूसरा है जलवायु, तीसरा है मृदा। ये भौगोलिक कारक के 3 कारक हैं। अब देखिए इनके बारे में हमें लिखना होगा, इन्हीं से काम नहीं चलेगा। ये 30 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऊबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में क्या करते हैं, अधिक निवास करते हैं। लोग जो है समतल मैदान, जहाँ पर जमीन जो होती है, जहाँ पर धरती जो होती है समतल होती है, यानी उसका जो आकार होता है बहुत ही समतल होता है, तो लोग वहाँ पर जाकर निवास करते हैं। लोग पहाड़ी क्षेत्रों और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में नहीं जाकर निवास करते। क्यों नहीं निवास करते? क्योंकि वहाँ पर उनको रहने के लिए अधिक सुविधा नहीं होती है। तो प्रश्न 30 ही शब्दों में लिखना है, तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं यहाँ पर लिखना होगा आपको। इसी तरह यहाँ पर विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। यहाँ पर सम जलवायु और विषम जलवायु क्या है, मतलब बता रहे हैं। विषम जलवायु जहाँ पर लोगों को रहने के लिए जलवायु जो होती है वो अनुकूल ना हो, और सम जलवायु जो होती है जहाँ पर रहने के लिए लोगों को अनुकूल जलवायु हो, यानी उस जलवायु प्रदेश में लोग अपने आप को ढाल सकें। तो देखिए जहाँ पर सम जलवायु प्रदेश होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है, यहाँ पर यानी कि वहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यक्तियों के रहने के लिए अनुकूल जलवायु है। तो जहाँ पर अनुकूल जलवायु होगी वहीं पर ना लोग रहेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे मृदा कृषि कार्यों के लिए आवश्यक है। जो मिट्टी होती है वह कृषि कार्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, इसलिए जहाँ पर अच्छी मिट्टी होती है वहाँ पर लोग अधिक निवास करते हैं। तो आपको 30 ही शब्दों में लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। 3 नंबर या 4 नंबर का है तो 4 ही नंबर आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आप एक पन्ना क्यों ना भर दीजिए। तो अतः बंजर भूमियों की तुलना में उपजाऊ भूमियों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मृदा अच्छी होगी वहाँ पर अधिक लोग निवास करेंगे कृषि कार्यों के लिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका है,
विश्व में, इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों है। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है कि अनेक क्षेत्र जो हैं विश्व जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, क्यों नहीं सारे क्षेत्र विश्व जनसंख्या घनत्व वाले हो जाएं। तो उत्तर आप लिखेंगे, विश्व के जिन क्षेत्रों की जलवायु मानव व मानवीय क्रियाओं के अनुकूल है, भूमि समतल व उपजाऊ है, यही कारण है। मानवीय क्रियाओं के लिए क्या जलवायु अनुकूल है, भूमि समतल है व उपजाऊ है, तथा जल व खनिज प्रचुर मात्रा में क्या है, उपलब्ध है, वह जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। यानी वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिण पूर्वी व पश्चिमी एशिया उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण है। क्या कारण है वो आप यहाँ पर लिख चुके हैं। जो होती है जलवायु जो है उनके अनुकूल है, भूमि समतल है व उपजाऊ है, जल की उपलब्धता है, खनिज की उपलब्धता है, इसी कारण क्या ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक पाया जाता है। 30 शब्दों में लिखना है तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखिए, आपका समय नष्ट होगा, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। आप इनको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ आपको क्या लिखना है, जन्म दर। फिर इसके बाद जन्म दर बराबर लिख देना है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या गुणे 1000। ये जन्म दर का सूत्र है, तो आप इसे आसानी से लिख दीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें देखिए आपको 3 तथ्य देना है, एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास के बारे में। तो जन्म दर के बारे में मैं बता दिया, अब मैं आपको प्रवास के बारे में बताता हूँ। यानी 30 ही शब्द में लिखना है तो आपको थोड़ा ही उत्तर लिखना होगा। मृत्यु दर में क्या लिखेंगे, मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो व्यक्ति के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे के पास जानकारी है। अगर जो बच्चे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए आपको अब प्रवास के बारे में लिखना होगा। प्रवास मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग प्रतिकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं, यानी जिस स्थान को लोग छोड़ते हैं वो प्रतिकर्ष स्थान कहलाते हैं। यानी जो कारण की वजह से उस स्थान पर जो कारण उनको छोड़ने के लिए मजबूर करता है वह क्या कहलाएगा, प्रतिकर्ष कारक। तथा अपकर्ष कारकों के कारण दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। देखिए अपकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं, जो कारक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, आप यहाँ आइए, वो आकर्ष कारक कहलाते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, नीचे प्रश्न है तो आप लोग चिंता ना करिए। प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक, अभी मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। इस 30 ही शब्द लिखने हैं तो आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखने की आवश्यकता है, बार बार बोल रहा हूँ। प्रश्न 3 में आपको अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे जन्म दर, इसे प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या की गणना द्वारा निम्नवर्ती सूत्र से ज्ञात करते हैं। इसको आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद आप लिखेंगे जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र विशेष में उस वर्ष विशेष के मध्य कुल जनसंख्या गुणे 1000। अब आपको क्या लिखना होगा, जन्म दर तो आप लिख दिए, जन्म दर की कहानी हो गई। अब आपको मृत्यु दर लिखना होगा, इसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉपी पर। अब आपको क्या करना है, मृत्यु दर लिखना है। मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में किसी वर्ष विशेष की समयावधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या की गणना निम्नानुसार करके ज्ञात करते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे बस लोगों को समझने के लिए लिखा जाता है। अगर आप सीधे लिख देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए थोड़ा उसके बारे में लिखना पड़ता है। फिर आप मृत्यु दर का सूत्र लिखेंगे, मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष विशेष के मध्य में उस क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझाता हूँ। देखिए किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, यानी जैसे 2020 चल रहा है भारत की, क्या करना है, मृत्यु दर निकालना है, भारत में कितने लोग मरे हैं। तो 2020 में कितने लोग मरे हैं तथा 2020 की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है उसको नीचे लिखेंगे और कितने लोग मरे हैं उसे ऊपर लिखेंगे। गुणे कर देना है 1000। जब इसे आप काट पीट कर निकालेंगे तो जो आएगा वही मृत्यु दर निकल जाएगा। चाहे आप भारत का निकालिए, चाहे किसी भी देश का निकालिए, चाहे किसी विशेष क्षेत्र का निकालिए, यही सूत्र अप्लाई होगा। अब देखिए आपको क्या लिखना है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अभी ऊपर आपको मैं बताया प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, नीचे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया है आपका, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या है।
तो देखिए ये पूछा है, यहाँ पर लगा दिया है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। बात वही है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक किसे कहते हैं, तो ये प्रवास के कारण ही होता है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक लोगों को स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं जहां वह लंबे समय से रह रहे हों। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। वो क्यों स्थान छोड़ते हैं जहां पर लंबे समय से रह रहे हों, तो बेरोजगारी के कारण, जीवन यापन की निम्न दशाओं के कारण, राजनीतिक अस्थिरता, उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं के कारण, महामारी व जल की कमी के कारण, उबड़ खाबड़ भूमियों के कारण। प्रतिकर्ष का ये सब क्या बनती हैं, कारण बनती हैं। प्रतिकर्ष कारक आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे कारक जो लोगों को स्थान छुड़वाने के लिए क्या होती हैं, बाध्य करती हैं, उनको मजबूर कर देती हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। ऐसे कारक प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। अब आपको मैं अपकर्ष कारक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अपकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक आप हेडिंग डालेंगे तो ये देखिए रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक हैं किसी स्थान पर अप्रवास का कारण बनते हैं। यानी जहाँ पर रोजगार के बेहतर अवसर हों, जीवन यापन की अच्छी दशा हो, शांति व सुरक्षा का माहौल हो, व्यक्ति के रहने के लिए अनुकूल जलवायु हो, जल की उपलब्धता हो, समतल भूमि हो, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा का विकास हो, तो लोग ऐसे स्थानों पर जाकर रहते हैं। तो ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं, जिन पर ये सारी सुविधाएं क्या होती हैं, सुचारू रूप से विकसित होती हैं, लोगों को प्राप्त होती हैं। तो ये सब अपकर्ष कारक कहलाते हैं। तो विश्व के ऐसे स्थान जहाँ लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, अपकर्ष। यानी वो सब आपके कहलाएंगे अपकर्ष कारक। अब अपने आप बात तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं, अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। तो अब मैं